हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज शुरू करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इट इज। फॉरेन एक्सचेंज रेट में आपको बहुत सारे टॉपिक ऐसे आने वाले हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान लगा के क्लास को सुनना है, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लास होती है बच्चे बोलते हैं सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, दोबारा बता दो। ये चैप्टर में टॉपिक्स ऐसे आएंगे जहां आपको भी सोचना पड़ सकता है कि एक बार और क्लास देख लो, एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देखता हूँ क्लास को। तो आप पहले से ही माइंड बनाकर रखो, अपने ध्यान को क्लास में रखो ताकि आपको चैप्टर में कोई दिक्कत ना आए, दोबारा ना देखनी पड़े आपको क्लास। ठीक है, एक बार में समझ में आना चाहिए, तो ध्यान यही रखें। इस चैप्टर में क्या कंटेंट है वो सुनना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज, उसके बाद पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, कंपेयर करेंगे तीनों को बाद में। तो बच्चों, इस चैप्टर में से काफी सारे एमसीक्यूज 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकते हैं इनडायरेक्ट। तो चैप्टर अगर एक बार समझ में आ गया ना अच्छे से, तो कोई भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आप चैप्टर को ध्यान से सुनो, आपका काम है सिर्फ सुनना ध्यान लगा के, और कुछ नोट करने की बातें हैं तो नोट भी करना। सबसे पहले बताऊंगा व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? देखो बच्चों, हमारी डोमेस्टिक करेंसी के अलावा इंडियन इकोनॉमी की करेंसी क्या है? इंडियन रुपीज। इंडियन रुपीज के अलावा जितनी भी अदर करेंसीज हैं पूरे वर्ल्ड में, उसे बोलते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इंडियन रुपी के अलावा डॉलर है, दिनार है, पाउंड है, येन है, फ्रैंक है, जितनी भी करेंसी उन सबको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अब मैंने बोला बच्चों कि फॉरेन एक्सचेंज के बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। जिस रेट से, देखो, हर कंट्री अपनी करेंसी का दूसरी करेंसी से रेट तय करती है। अब तय खुद नहीं करती है, पहले खुद होता था, गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती थी। वो होता था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, जो पहला टाइप हम पढ़ेंगे। आज की डेट में जो एक्सचेंज रेट है वो डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन होता है। आफ्टर 1991, 1991 में, 1991 के बाद से ही इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट डिमांड कैसे होता है? डिमांड और सप्लाई से। तो हम बात कर रहे हैं कि जिस रेट से एक करेंसी दूसरी करेंसी से एक्सचेंज होती है, उस रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बोला कि $1 बराबर 78.75 रुपीज। $1 बराबर 78.75 रुपीज, दिस इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। मैंने बोला 1 पाउंड इज इक्वल टू $2। 1 पाउंड इज इक्वल टू $2, दिस इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो जिस रेट से एक करेंसी दूसरी करेंसी से एक्सचेंज हो रही है, उस रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। दैट्स इट। अब ये रेट सेट कैसे होता है? आज की डेट में मैंने बोला आपको कि फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम चलता है, जो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से सेट होता है। कैसे होता है चैप्टर में बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बच्चों नोट्स पे और ध्यान से समझते हैं कि व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट। उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो सिंपल इज दैट, बस ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात बच्चों, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? जितनी भी करेंसीज हैं अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। जैसे कि हम इंडियन करेंसी की बात करते हैं, रुपीज। तो रुपीज के अलावा जो भी करेंसी है वो क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है, चाहे वो डॉलर हो चाहे पाउंड हो। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? जिस रेट से हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करते हैं उसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। एग्जांपल आपके सामने। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कितने तरह के, कौन सा आज चलता है। बच्चों, सबसे पहली बात, आज चलता है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। पहले चलता था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, इसके बारे में बताऊंगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज। इसकी बात करेंगे बिल्कुल लास्ट में। शुरू करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम से। सबसे पहली बात बच्चों इसके बारे में कि आज ये रेट नहीं चलता है। आज चलता है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। आज डॉलर्स की वैल्यू, रुपीस की वैल्यू, पाउंड की वैल्यू, जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं, सबके रेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से सेट होते हैं, मतलब मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होते हैं। ये सिस्टम क्या था इसके बारे में ध्यान से सुनो। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बिफोर 1991 इंडिया में कब चलता था? क्या था कि हमारी करेंसी और दूसरी करेंसी का जो रेट है वो सेट करती थी खुद गवर्नमेंट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें करेंसी की वैल्यू को, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को सेट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम।
इसमें भी लिमिटेशंस थे, तो था ब्रेटन वुड सिस्टम। ये सिस्टम्स हमारी कंट्री में चल, ठीक है बच्चों। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम क्या था? जब करेंसी की वैल्यू को टाई किया जा रहा है गोल्ड से, मतलब कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि रेट सेट कैसे करते थे, सुनना बच्चों ध्यान से। मान लीजिए मैंने आपको ये बोला कि एक पाउंड, मान लो पाउंड और डॉलर का रेट सेट करने जा रहे हैं, यानी यूके की करेंसी और यूएस करेंसी का रेट सेट करने जा रहे हैं। एक पाउंड की वैल्यू जो है मान लो 5 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर, मान लो एक पाउंड की वैल्यू 5 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर है, और एक डॉलर की वैल्यू मान लो 2.5 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर। तो हर कंट्री अपनी करेंसी को टाई करती थी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, जैसे मैंने बताया आपको। अब यूके और यूएस दोनों का एक्सचेंज रेट सेट होने जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। एक पाउंड की वैल्यू है 5 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर, और एक डॉलर की वैल्यू है 2.5 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर। अब बताओ रेट सेट कैसे होगा? देखो बच्चों, अभी आपको समझ में आ रहा है कि पाउंड बड़ा है या डॉलर बड़ा है? सर, एक पाउंड में 5 ग्राम गोल्ड आ रहा है, एक डॉलर में 2.5 ग्राम ऑफ गोल्ड आ रहा है, तो बड़ा कौन सा? पाउंड बड़ा है। तो एक पाउंड में कितने डॉलर? तो मैं बोलूंगा सर एक पाउंड में 2 डॉलर। बताओ कैसे? क्योंकि एक पाउंड में आ रहा है 5 ग्राम गोल्ड, एक डॉलर में आ रहा है 2.5 ग्राम गोल्ड, तो 2:1 रेशियो हो गया, 2:1, यानी कि एक पाउंड में 2 डॉलर। इस तरह से रेट फिक्स होता था, इसे बोलते थे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में काफी सारे ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी सर? अगर आपको अपनी करेंसी की वैल्यू या एक्सचेंज रेट गोल्ड की टर्म में फिक्स करना है, तो आपको गोल्ड रिजर्व मेंटेन करने, और गोल्ड रिजर्व मेंटेन ऐसे तो नहीं हो जाएंगे। गोल्ड रिजर्व मेंटेन करने के लिए आपको माइनिंग करनी पड़ेगी, एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा गोल्ड का, और हर कंट्री के पास गोल्ड का रिसोर्स तो है नहीं माइनिंग के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए। ये तो कंट्री को गोल्ड बाय करना पड़ेगा। तो हर बार कंट्री को गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना है या फिर बाय करना है, कितना डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो हर कंट्री के पास गोल्ड के रिजर्व मेंटेन नहीं हो पाते थे, इसलिए डिफिकल्टीज आई रेट के अंदर। इसको हटाकर लाया गया ब्रेटन वुड सिस्टम, एडजस्टेबल पेग सिस्टम। उसमें क्या था? उसमें क्या था, सुनना ध्यान से। उसमें यह था कि जिन कंट्रीज के पास गोल्ड रिजर्व नहीं है, वो कंट्री क्या करेंगी कि गोल्ड की टर्म में करेंसी की वैल्यू को टाई नहीं करेंगी, करेंसी की वैल्यू को करेंसी में टाई करेंगी। अब कौन सी करेंसी में टाई करेंगी? क्वेश्चन ये था सर, जिस कंट्री के पास ज्यादा गोल्ड के रिजर्व। अब एग्जांपल देता हूं, यूएस के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व थे, तो यूएसए की करेंसी क्या है? यूएस डॉलर्स। तो यूएस डॉलर की टर्म में आप अपनी करेंसी को टाई कर सकते हो और एक्सचेंज रेट फिक्स कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले यूएस अपनी करेंसी में गोल्ड की वैल्यू देखेगा कितनी है। मान लो बोला कि एक यूएस डॉलर में 35 आउंस ऑफ गोल्ड आएगा, ठीक है। तो अब 35 आउंस ऑफ गोल्ड आएगा एक डॉलर में, ये फिक्स कर दिया। उसके बाद बाकी सारी कंट्री जो है अपनी करेंसी को डॉलर की टर्म में टाई करेंगी, डॉलर से टाई करेंगे, मतलब करेंसी टू करेंसी टाई अप होगा। जब करेंसी से करेंसी टाई अप हुआ, इसे बोला गया ब्रेटन वुड सिस्टम। एट द एंड यहां आप क्या देख रहे हो? यहां पर भी कहीं ना कहीं गोल्ड की बात आ रही है। इसमें भी हर कंट्री को अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करने होंगे। वहां गोल्ड, यहां फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब रिजर्व तो यहां भी मेंटेन करने हैं, तो यहां भी मुश्किल आ गई कि अल्टीमेटली रिजर्व तो मेंटेन यहां भी करने पड़ रहे हैं। तो ब्रेटन वुड सिस्टम को भी खत्म किया गया, और उसके बाद शुरू किया गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मतलब कि फ्लोटिंग एक्सचेंज। सबसे सही वो चला और आज तक वो चल रहा है बच्चों। तो ब्रेटन वुड सिस्टम और गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम दोनों ही सिस्टम आते हैं अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इसकी भी कुछ मेरिट डिमेरिट्स थी। मेरिट्स क्या थी? मेरिट्स ये थी सर कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट रेट फिक्स कर रही है, गोल्ड के बेस पे हो रहा है या कैसे भी हो रहा है, आपका रेट फिक्स्ड है। अगर रेट फिक्स्ड है तो सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी है तो ट्रेड स्टेबल है, कोई लॉस नहीं है। दूसरी चीज इसमें डीमेरिट क्या है कि आपको बहुत ज्यादा रिजर्व मेंटेन करने पड़ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज के या फिर गोल्ड के। उसके अलावा एक मेरिट है बहुत सही, वो मेरिट क्या है कि कैपिटल मूवमेंट्स को, सॉरी, कैपिटल के आउटफ्लो को प्रिवेंट करता है। सर, कैपिटल आउटफ्लो क्या होता है? अगर आप किसी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि उस कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू डाउन हो गई है, वहां से पैसा निकाल कर कहीं और लगा दे, तो आपकी कंट्री से बहुत सारी कैपिटल का आउटफ्लो हो जाता है। तो कैपिटल आउटफ्लो प्रिवेंट, मतलब कि यहां पे कैपिटल आउटफ्लो ज्यादा नहीं होगा अगर रेट फिक्स है, क्योंकि सर्टेनिटी है, लॉस का चांस यहां पे नहीं।
तो मेरिट्स डीमेरिट्स बहुत हैं। डीमेरिट्स डीमेरिट क्या है कि आपको रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं गोल्ड के या फॉरेन एक्सचेंज के, तो स्टेबिलिटी भी यहाँ पर है। तो मेरिट डीमेरिट दोनों है, लेकिन डीमेरिट्स ज्यादा दिखी और डीमेरिट्स को देखते हुए इस रेट को हटाया गया और लेके आया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जो डिमांड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से फिक्स होगा। ठीक है, उसके बाद अब इसको पढ़ते हैं, बच्चों के नोट्स में क्या लिखा है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर करेंसी इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसे बोला गया गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। उसके बाद सिस्टम एक और भी आया, ब्रेटन वुड सिस्टम या फिर एडजस्टेबल पेग सिस्टम। एक बात ध्यान रखना, अगर हम करेंसी की वैल्यू को गोल्ड से टाई करते हैं उसे बोलते हैं हम पैरिटी वैल्यू। क्या बोलते हैं? पैरिटी वैल्यू। तो ध्यान से सुनना, जब करेंसी की वैल्यू को हम टाई करते हैं दूसरी करेंसी से अंडर द ब्रेटन वुड सिस्टम जैसे हमने किया, उसे बोलेंगे पेगिंग। और करेंसी की वैल्यू को अगर गोल्ड से टाइप किया जाए उसे बोलते हैं पेरिटी वैल्यू या फिर मिंट पेरिटी वैल्यू, इसको आप बोल सकते हैं। अब मेरी बात सुनना, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट वीकर होता था, इसका मतलब कि आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू डाउन है और आपके एक्सपोर्ट्स जो है वो लेस एक्सपेंसिव हो गए, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत सारे और मेंटेन करने की जरूरत है, तो आपको खरीदने पड़ेंगे। और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट स्ट्रॉन्गर है, मतलब आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू ज्यादा है मार्केट में और आपके एक्सपोर्ट्स जो है वो एक्सपेंसिव है, तो आप फॉरेन एक्सचेंज को सेल भी कर सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, या हम बोलते हैं कि प्राइस की स्टेबिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बाय भी कर रही है और सेल भी कर सकती है। तो गवर्नमेंट के हाथ में था, अभी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं, अभी फ्लेक्सिबल रेट चलता है। तो ये प्रोसेस जो है वो चलते थे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। ठीक है, अभी गवर्नमेंट खुद से कुछ नहीं कर सकती अपनी मर्जी से। तो इट इंश्योर स्टेबिलिटी इन ट्रेड, हमने पढ़ लिया। और टू अचीव स्टेबिलिटी गवर्नमेंट बाय फॉरेन करेंसी व्हेन द एक्सचेंज रेट बिकम्स वीकर एंड सेल फॉरेन करेंसी व्हेन एक्सचेंज रेट बिकम स्ट्रॉन्गर। दिस इज वेरी सिंपल। और दूसरी चीज मैंने बताई आपको डीमेरिट, कि इस रेट के अंदर गवर्नमेंट को अगर रेट गोल्ड के टर्म में फिक्स करना है या करेंसी के टर्म में फिक्स करना है, तो गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व मेंटेन करने पड़ेंगे बहुत ज्यादा। ये इसकी डीमेरिट थी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एक्सचेंज रेट पे, जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। आज प्रेजेंट में ये रेट चलता है। अब जो रेट प्रेजेंट में चलता है उसके बारे में तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे से आपको पता होना चाहिए क्या होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो आपको इसको बहुत ध्यान से सुनना है बच्चों। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो रेट है जो ना गोल्ड से होता है ना करेंसी टू करेंसी होता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो रेट है जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से सेट होता है बच्चों। और सबसे इजी, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आपको यहां से मिलेंगे, क्योंकि पूरा जो चैप्टर है उसमें से हाफ पोर्शन, हाफ से भी ज्यादा पोर्शन जो है ना वो इस पे डिपेंड है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो रेट है जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से डिटरमाइन होता है। अब आपको क्या सीखना है? सबसे पहले ये सीखना है कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है और फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से क्या रिलेशन होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट का सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से क्या रिलेशन होता है, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्यों होती है, क्यों हम लोग करते हैं डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्या सोर्सेज एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और क्यों आती है सप्लाई, कहां से आती है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसके सोर्सेज क्या है। और उसके बाद पढ़ेंगे कि जब दोनों डिमांड और सप्लाई दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, मीट करेंगे, उस पॉइंट पे डिटरमाइन होगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तीसरी बात, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को और क्या आप बोल सकते हो, तो आप फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोल सकते हो, मार्केट एक्सचेंज रेट बोल सकते हो, और आप बोल सकते हो इसको इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ये दो तीन इसके नाम है। ठीक है बच्चों, अब शुरू करते हैं नोट से। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ध्यान से सुनिएगा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच exchange rate is determined by the forces of demand and supply of foreign exchange. It is very simple. अब लिखा है इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? देखो बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहां पे डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज चलता है। जहां पे डिमांड आती है और सप्लाई आती है, उनको देखकर वो लोग डिटरमाइन करते हैं क्या, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो मार्केट यानी कि एक ऐसी प्लेस जहां पर फॉरेन एक्सचेंज को खरीदा और बेचा जाता है। तो वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू फ्लक्चुएट फ्रीली। अब अगर रेट डिमांड सप्लाई से सेट होगा, सुनिएगा बच्चों ध्यान से, अगर रेट डिमांड और सप्लाई से फिक्स होगा तो फ्लक्चुएट तो बार बार होगा। आप लोग देखते हैं ना कि हर दिन नया रेट होता है, तो चाहे वो थोड़ा सा बड़ा हो चाहे वो थोड़ा सा कम हो, हर दिन नया रेट होता है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो, उसका मतलब यही है
क्यों? मार्केट में सेम नहीं रहेगा, वो गवर्नमेंट फिक्स नहीं कर रही है, वो डिमांड सप्लाई से, और डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे होते रहेंगे ना, डिमांड सप्लाई तो बदलते रहेंगे तो रेट भी बदलता रहेगा। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट फ्रीली इन द मार्केट। उसके बाद there is no official government intervention in the foreign exchange market। अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हुआ तो ये फ्लेक्सिबल कैसे रहा? गवर्नमेंट का कोई इसमें इंटरवेंशन नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कहां होता है? हम बोलेंगे फिक्स रेट में होता था। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फिर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, मैंने आपको ये बता दिया बच्चों। और लास्ट चीज ये है कि एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्स मतलब डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये आपको याद रखना है बच्चों, करेक्ट। इसके बाद आगे आते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, मतलब कि एक्सचेंज रेट जो है फ्लेक्सिबल वाला डिटरमाइन कैसे होता है। उसके लिए मैंने आपको बोला पहले आपको पढ़ना पड़ेगा डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है, उसके बाद डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। उससे पहले क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरैक्शन ऑफ, इंटरैक्शन मतलब जहां डिमांड और सप्लाई मीट करेंगे वहां पर रेट डिटरमाइन होगा। The equilibrium exchange rate is determined at that level where demand for foreign exchange is equals to the supply of foreign exchange। जहां डिमांड सप्लाई बराबर होंगे, ऑब्वियसली बात है, जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां बराबर भी होंगे, उस पॉइंट पे फ्लेक्सिबल रेट डिटरमाइन होगा। अब शुरू करते हैं। व्हाट इज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज? बहुत ही आपको ध्यान से सुनना है बच्चों। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? सबसे पहली बात हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है? तो आपने बोला मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? तो बच्चों हम लोग डिमांड क्यों करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की? पहली बात हम डिमांड करते हैं नहीं सर, हम डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज। अगर हमें डिमांड करनी है मतलब अगर हमें बाहर के गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स चाहिए बच्चों, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज भी चाहिए। अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो, नंबर वन, अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो आपको फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी पड़ेगी, यस और नो? करेक्ट है। अगर आप अब्रॉड में एज अ टूरिस्ट जाते हो, मतलब आप घूमने के लिए अब्रॉड में जाते हो, तो टूरिज्म पर्पस के लिए भी आपको डिमांड करनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की। उसके अलावा अगर आपको अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड, तो भी आपको फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी पड़ेगी। अगर आपको अब्रॉड में रेमिटेंसेस भेजने हैं, क्या भेजने हैं? रेमिटेंस। बताया था ना क्या होता है रेमिटेंसेस, कि जब फैमिली को आप कुछ पैसे अब्रॉड में भेज रहे हो उसे बोलेंगे रेमिटेंसेस। उसके अलावा अगर आपको स्पेक्यूलेशन करना है, क्या करना है बच्चा? स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन समझते हो कि फॉरेन एक्सचेंज को खरीदना, जब सस्ती हो डिमांड तो हो गई, और जब महंगी हो तो बेच देना, इसके लिए भी आपको फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी पड़ेगी फॉर प्रॉफिट। आप करते हो स्पेक्यूलेशन। तो स्पेकुलेशन के लिए, रेमिटेंसेस के लिए, इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड के लिए, टूरिज्म के लिए, इंपोर्ट के लिए हम बोलते हैं आपको शेयर्स खरीदने या बेचने हैं, उसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगी। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट के अंदर ही मैंने वो डाल दिया। तो ये सारे सोर्सेज हैं जिसके लिए आप डिमांड करते हो फॉरेन एक्सचेंज की बच्चों। अब डिमांड हम कब ज्यादा करेंगे, कब हम डिमांड कम करेंगे, उस पर बात आती है। सबसे पहली चीज कि डिमांड का मतलब क्या है? देखो बच्चों, द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ foreign exchange, the amount of foreign exchange that a person is a person is able to buy, the amount of foreign exchange a person is able to buy at the, yeah, at a given exchange rate, at a given exchange rate। बच्चों मार्केट में मान लो एक्सचेंज रेट चल रहा है यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस का, 1 US dollar इज इक्वल टू 78.75 रुपीज। मान लीजिए
ये एक्सचेंज रेट चल रहा है $1 इज इक्वल टू 78.75 रुपीज। अब अगर नेक्स्ट डे या कुछ दिनों के बाद डॉलर के प्राइसेस कुछ दिनों के बाद डॉलर के प्राइसेस $1 इज इक्वल टू 79.25 रुपीज हो गए। देखो बच्चों, पहले वाले केस में क्या है, फर्स्ट केस में ये है कि आपको $1 के बदले में 78.75 रुपीज देने पड़ रहे हैं। हम मान के चल राउंड ऑफ करके 78 रुपीज आपको पे करने पड़ रहे हैं। लेकिन जब $1 में 79.25 रुपीज हो गए तो आपको 79 रुपीज देने पड़ रहे हैं, आपको ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ $1। जब भी आपको $1 के बदले में ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे तो आपको नुकसान है या फायदा? सबसे पहले ये सोचिए आप, सर हमें नुकसान, क्योंकि हम ज्यादा रुपए दे रहे हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ $1। तो डॉलर यहाँ पे महंगा हो गया और रुपये की वैल्यू यहाँ पे कम हो गई है। तो मैं बोलूंगा कि जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो हम डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑब्वियसली बात है सर कम करेंगे। ठीक है, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हम कम करेंगे। तो जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कम हो जाती है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब इसका अपोजिट केस क्या होगा, अगर $1 के प्राइस 78 से $1 के प्राइस 78 रुपीज से कितने हो गए, 75 रुपीज हो गए बच्चों। अब आप सोचोगे कि डॉलर के प्राइस गिर गए हैं, अब मैं अब्रॉड से इंपोर्ट करूंगा तो सस्ते पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करूंगा सस्ता पड़ेगा, घूमने के लिए जाऊंगा कम पैसे लगेंगे, इन्वेस्टमेंट करूंगा कॉस्ट कम आएगी, तो आप लोग डिमांड ज्यादा करेंगे फॉरेन एक्सचेंज। तो जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो डिमांड कम होती है फॉरेन एक्सचेंज, और फॉरेन एक्सचेंज रेट जब कम हो जाता है तो हम ज्यादा डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इन दोनों का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, यानी कि नेगेटिव रिलेशन है बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आपको ध्यान रखना है कि एज फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस, एज फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम। और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा तो आप लोग डिमांड ज्यादा करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की, तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज विल इंक्रीजेस। बहुत सिंपल सा फंडा है कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब इसी चीज को हम प्रेजेंट करते हैं एक डायग्राम से, वो आप ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। इस डायग्राम में मैं क्या करूंगा बच्चों, एक्स एक्सिस पे मैं लिख रहा हूं डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, करेक्ट है। और वाई एक्सिस पे लिख रहा हूं फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, अगर मान लीजिए $1 में 78 रुपीज थे, जब $1 में 78 रुपीज थे तब हम कितनी डिमांड कर रहे थे, ठीक है, तब हम ओ से लेकर क्यू तक डिमांड कर रहे थे। अगर डॉलर के रेट $1 से मान लो 79 रुपीज हो गए, 79 रुपीज हो गए, तो आप अब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि डॉलर के रेट बढ़ गए हैं। डॉलर के रेट जब बढ़ जाएंगे तो आपको ज्यादा रुपीस देने पड़ेंगे, तो आप ऑब्वियसली बात है डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कम कर दोगे। जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ा 78 से 79, वैसे ही डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आप लोगों ने कम करी। इसका मतलब जो अब आपका कर्व आएगा, जो आपका कर्व आएगा डिमांड कर्व, वो कैसा आएगा सर, वो इस तरह का आएगा। तो आप क्या बोलोगे कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है किससे, फॉरेन एक्सचेंज रेट से। तो हम बोलेंगे देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज रेट का और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का इनवर्स रिलेशन होता है। तो जो डिमांड कर्व की शेप है हम बोलेंगे वो
डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसे बोलते हैं डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मेरी बात समझ में आई बच्चों आपको? अब देखो, यहां बोलता है कि हम डिमांड करते किस लिए हैं। सबसे पहली बात, हम लोग जो डिमांड करते हैं मतलब कि सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो क्या है। सबसे पहला, आपको इंपोर्ट करना है अब्रॉड से, आपको डिमांड करनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की। आपको टूरिज्म पर्पज से बाहर घूमने के लिए जाना है, आपको डिमांड करनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की। आपको बाहर कुछ वन साइडेड ट्रांसफर्स भेजने हैं, मतलब रेमिटेंसेस, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, चैरिटी, डोनेशन, आपको डिमांड करनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की। आपको दूसरी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में एसेट्स परचेज करनी है, कोई लैंड या शेयर्स या बॉन्ड्स, कोई भी एसेट, तो आपको डिमांड करनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की। आपको स्पेक्यूलेशन करना है। स्पेक्यूलेशन क्या होता है बच्चों, मैंने बताया आपको, जब फॉरेन एक्सचेंज सस्ती हो तो खरीद लो, महंगी हो तो बेच दो, प्रॉफिट कमाओ, तो इसे बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। उसके लिए भी आपको डिमांड करनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की। तो यहां पर आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्यों करते हैं, और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का फॉरेन एक्सचेंज रेट से क्या रिलेशन होता है। हमने पढ़ा इनवर्स रिलेशन होता है। इसी वजह से जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आगे सुनिएगा। अब पूछता है कि देखो, पहले डायग्राम देख लो। डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज स्लोप डाउनवर्ड ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। आपको याद कैसे रखना है बच्चों, जब भी आप डिमांड की बात करते हो तो डिमांड कौन कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज की, हम ही लोग कर रहे हैं। और हम लोग का रिएक्शन क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो रिएक्शन क्या होता है, अरे बहुत महंगा हो गया तो अब हम डिमांड कम करेंगे, रेट कम हो गया, सस्ता हो गया, अब खरीद लो। तो हम कहीं ना कहीं क्या चाहते हैं कि हमें सस्ता मिले, तो रेट जब डाउन होगा तभी हम खरीदेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जब कम होगा तब हम डिमांड बढ़ाएंगे। ठीक है, हम लोग घूमने के लिए भी जाएंगे अब्रॉड में, हम लोग इंपोर्ट भी करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, तो रेट डाउन रहेंगे। तो इसीलिए बोलते हैं अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है R1 से R2, तो आप लोग डिमांड कम कर देंगे। इसीलिए डिमांड का कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी यहाँ पर। इन फिगर, जो ये फिगर बनाई हुई है ऊपर, यहां पर आप क्या देख रहे हो कि फॉरेन एक्सचेंज यानी कि डॉलर की डिमांड हम कर रहे हैं, और फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो आपका वाई एक्सिस पे। अगर रेट आपका इंक्रीज हुआ, कितने से कितना, ओ आर से ओ आर टू, ठीक है, ओ आर से ओ आर टू। पहले कितना रेट था बच्चों, देखो यहाँ पर ओ आर वन, अब कितना हो गया ओ आर टू। तो आप लोग डिमांड कम करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की। तो बोल रहे हैं द नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व शोज दैट मोर फॉरेन एक्सचेंज is demanded at low rate of exchange, whereas demand for US dollar falls to OQ2 when exchange rate rises to OR2। अगर रेट OR से OR2 चला गया तो आप लोग डिमांड कम कर देंगे, OQ1 से OQ2 पे आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। अब मैं आता हूं बच्चों एक छोटे से टॉपिक पे इसी के अंदर, कि व्हाट आर द रीजंस फॉर राइज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की डिमांड कब बढ़ती है। देखो, मैंने आपको बोला एक सिंपल लैंग्वेज में कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की, सो सिंपल इज दैट। लेकिन आपको पूछ रहा है दो तीन रीजंस, मान लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा, इसका मतलब क्या है कि फॉरेन करेंसी के जो प्राइस है ना, डॉलर के प्राइस जो है वो कम हो गए हैं। देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट को आप बोल सकते हो प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मेरी बात समझ में आ रही है? फॉरेन एक्सचेंज रेट को आप बोल सकते हो प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डॉलर का प्राइस कितना है, आप बोलोगे 70, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट ही तो है। डॉलर का प्राइस कितना है, कितना चल रहा है, मैंने बोला 78, ये प्राइस ही तो है डॉलर का। तो जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होता है, इट मींस कि प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी कम हो गए हैं। अब जो फॉरेन करेंसी है वो चीपर हो गई है। जब फॉरेन करेंसी चीपर हो जाती है तो हम ज्यादा गुड्स खरीद सकते हैं उन कंट्रीज से, क्योंकि वो चीपर हो गई। ठीक है, अब वो चीपर हो गई तो गुड्स ज्यादा खरीद रहे हैं, मतलब कि इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं। इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं मतलब कि डिमांड बढ़ा रहे हैं। तो डिमांड इंक्रीजेस व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल ड्यू टू इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। सबसे पहला रीजन। दूसरा, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हुआ तो टूरिज्म जो है वो सस्ता हो जाए। उसके अलावा अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा तो हम क्या करेंगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, इसलिए डिमांड बढ़ेगी। तो जो सोर्सेज हमने पढ़े उसी से हमने क्या बना दिए, रीजन बना दिए। देखो बच्चों, व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल, import from that country become cheaper, so import increases and demand for foreign currency rises. For example, if price of 1 US dollar
fall from 60 to 50, then import from USA will become cheaper. हम ज्यादा गुड्स खरीदेंगे. It will lead to rise in demand for US dollar. Simple. उसके बाद दूसरा रीजन हम क्या लिख सकते हैं? When a foreign currency become cheaper in terms of domestic currency, it promote tourism. As a result, demand for foreign currency increases. तीसरा रीजन क्या डाल सकते हैं आप कि जब फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल होता है तो आप डिमांड ज्यादा करते हो, क्योंकि आप वहां ज्यादा स्पेकुलेशन भी कर सकते हो क्योंकि रेट कम हो गया है. तो कोई भी सोर्स में से आप तीन रीजन डाल सकते हो बच्चों. ये था आपका व्हाई डिमांड इंक्रीजेस. किसकी डिमांड? फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों बढ़ती है, उसके तीन रीजंस थे. तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हमें समझ में आ गया अच्छे से. एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं मैं आपको. देखो बच्चों, सबसे पहली चीज हमने पढ़ी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है. तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो रेट है जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से सेट होता है. उसके बाद पढ़ा कि व्हाट इज डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि कितनी करेंसी की आप डिमांड कर रहे हो, कितनी करेंसी की आपको जरूरत है, कितनी करेंसी आप बाय कर सकते हो एट द गिवन एक्सचेंज रेट. तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल होगा तो हमें लगता है कि करेंसी अब सस्ती हो गई है, अब हम डिमांड ज्यादा करेंगे. इट मींस कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से इनवर्स रिलेशन होता है. इसीलिए डिमांड कर्व जो है वो कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब अगला था कि हम डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्यों करते हैं, व्हाट आर द सोर्सेस, व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो हमने बोला कि इंपोर्ट करना है तो हम डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की, टूरिज्म पर्पस से जाना है तो हम डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की, गिफ्ट ग्रांट्स भेजने हम डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज, स्पेकुलेशन करना है तो हम डिमांड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम डिमांड करेंगे, अब्रॉड में कुछ भी करना है तो आपको डिमांड करनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का रिलेशन जो है वो इनवर्स है. करेक्ट. अब हम बात करेंगे सेकंड कंपोनेंट की जो है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेकंड टूल. क्योंकि डिमांड से अकेला रेट डिसाइड नहीं होगा, सप्लाई भी चाहिए. तो डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. सिंपल. अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की. इसको आपको ज्यादा ध्यान से सुनना है क्योंकि यहां पर थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा दूसरी कंट्री के हिसाब से, तभी आपको समझ में जल्दी आएगा ये टॉपिक. ठीक है. डिमांड में आपने क्या किया कि हम लोग डिमांड कम करेंगे, अपने हिसाब से सोचा. इस टॉपिक में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा उनके हिसाब से, दूसरी कंट्रीज के हिसाब से. आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है. चलो शुरू करते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सबसे पहली बात यह है बच्चों कि सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है. सप्लाई का मतलब क्या है? देखो बच्चों, एक छोटी सी बात समझना मेरी, कि जब भी मैं बात करूंगा डिमांड की, जब भी मैं बात करूंगा डिमांड की, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, इसका मतलब हम डिमांड किस लिए करते हैं? अब्रॉड से इंपोर्ट करना है, अब्रॉड में घूमने के लिए जाना है, अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट करनी है, वहां पे गिफ्ट ग्रांट्स भेजने. तो आप जो डिमांड कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज को, किस लिए कर रहे हो? क्योंकि आपको आउटफ्लो करना है फॉरेन एक्सचेंज का. क्या करना है? आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. मेरी बात समझना कि डिमांड करने से क्या होता है, जब भी आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हो आप किस लिए करते हो? क्योंकि आपको पेमेंट्स करनी है. आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो डिमांड मींस यहां पे आउटफ्लो. लेकिन सप्लाई का मतलब क्या है कि अगर फॉरेनर्स, अगर फॉरेन कंट्री के सिटीजन्स आपकी कंट्री में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगी, क्योंकि वो लोग जब आएंगे तो रुपीज लेंगे बदले में डॉलर्स देंगे, है ना. या यूरोप से आएंगे तो बदले में यूरो देंगे और रुपीज लेंगे. तो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज के लोग, अब्रॉड नेशन के लोग आपकी नेशन में आते हैं तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई आती है. सप्लाई मींस क्या है? हम फॉरेन एक्सचेंज बना तो रहे नहीं है, ऑब्वियस हम बना नहीं सकते, हमारे पास तो आएगी. कहां से आएगी? सर सोर्स क्या है फॉरेन एक्सचेंज के इंडिया में आने का? सोर्स क्या है? फॉरेन कंट्रीज. तो फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में आती है फॉरेन एक्सचेंज. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो सप्लाई का मतलब क्या निकला? इनफ्लो. क्या निकला बच्चों? इनफ्लो. अब ध्यान से सुनना, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब इनफ्लो. ये बात आपको भूलनी नहीं है और ये बात भूलने की नहीं है. सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है बच्चों? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है बच्चों? इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इनफ्लो. अगर मैं बात करूंगा इनफ्लो की, मतलब मैं बात कर रहा हूं सप्लाई की. ठीक है. अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको.
मान लीजिए बच्चों, $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज। $1 ₹70 का था, अब $1 ₹80 का हो गया, 80 रुपीज। अब मेरी बात सुनना, हम बात कर रहे हैं इनफ्लो की, कि आपकी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज कब ज्यादा आएगी, कब कम आएगी। अब डॉलर के रेट बढ़ गए। अब मैंने कहा था आपको सोचना पड़ेगा दूसरी कंट्री के हिसाब से। यहां पे जिनके पास डॉलर है, जो यूएस के सिटीजन हैं, उनके पास डॉलर, उनकी करेंसी डॉलर है, उनके डॉलर के प्राइस बढ़ गए। वो लोग क्या सोचेंगे, अरे अब तो हमारे डॉलर के प्राइस बढ़ गए, अब रुपी जो है वो सस्ता हो गया, चलो इंडिया वहां घूम के आते हैं, चलो इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, चलो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो डॉलर के प्राइस जब बढ़ गए हैं तो रुपी सस्ता हो गया, और रुपी सस्ता हुआ इट मींस कि अब फॉरेनर्स को यहां पर इन्वेस्टमेंट करना इजी पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, यहाँ की गुड्स चीपर लगेंगी, यहाँ पे घूमना उनको सस्ता लगेगा, तो वो लोग ज्यादा आएंगे, वो हमसे ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, वो इन्वेस्ट इंडिया में ज्यादा करेंगे, वो लोग टूरिज्म पर्पज से इंडिया में ज्यादा आएंगे। इसका मतलब हमारे पास सप्लाई यानी कि इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा। कब बढ़ा, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है, इसका मतलब कि उनके डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, हमारे रुपये की वैल्यू कम हो गई है, तो वो लोग इंडिया से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं, इंडिया में टूरिज्म पर्पस से ज्यादा आते हैं, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो आता है। इनफ्लो मतलब सप्लाई, सप्लाई का मतलब यही है कि फॉरेन एक्सचेंज का आना। देखो यहां लिखा है क्या, द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मीन्स या कम्स फ्रॉम दोज पीपल who receive it, also known as inflow of foreign exchange due to following reasons। अगर आप एक्सपोर्ट करोगे, आप गुड्स बेचोगे अब्रॉड में, अब्रॉड वाले खरीदेंगे आपसे, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगी, यस और नो। दूसरा, जब अब्रॉड के सिटीजन्स आपके कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब कि विच फॉरेनर्स इन्वेस्ट इन द होम कंट्री इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तीसरा, अगर वो लोग आपके कंट्री में गिफ्ट्स, ग्रांट्स, चैरिटी, डोनेशन, रेमिटेंसेस भेजेंगे, तो भी आपकी कंट्री में इनफ्लो होगा, फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई आएगी। उसके बाद अगर स्पेकुलेशन करते हैं वो लोग, तो भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगी। उसके अलावा आप लिख सकते हो कि अगर मैं ये बोलूं कि वो लोग घूमने के लिए टूरिज्म पर्पज से इंडिया में आ रहे हैं, तो भी फॉरेन एक्सचेंज आएगी। फिफ्थ पॉइंट, टूरिज्म पर्पज से फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं, तो भी फॉरेन एक्सचेंज आएगी। ये 5 सोर्सेज है, 5 रीजन है जिससे फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होता है हमारी कंट्री के अंदर बच्चों। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, तो उनके डॉलर की वैल्यू बढ़ गई और हमारा रुपये जो है वो सस्ता हो गया। इट मींस अब सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने वाली है हमारी कंट्री की। समझ में आ रहा है आपको? उल्टा सोचो इसका, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गया, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गया, इट मींस डॉलर की वैल्यू जो 70 रुपए थी, अब मान लो वो 60 रुपए हो गई। यूएस के लोग क्या सोचेंगे, हमारा डॉलर गिर गया, हमारे डॉलर के प्राइस कम हो गए, अब हम इंडिया से कम सामान परचेज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब $1 70 रुपए का था, तो 70 रुपीज का सामान लेने के लिए मुझे $1 देना पड़ता था, वो ये सोच रही है। अब $1 में सिर्फ 60 रुपए का सामान आ रहा है, क्योंकि डॉलर के रेट तो गिर गए। जब डॉलर के रेट गिरते हैं तो वो यही सोचते हैं कि पहले 70 रुपए का सामान आता था, $1 देना पड़ता था, अब 60 रुपए का सामान मिल रहा है, बस और $1 देना पड़ता है। तो उनको ज्यादा यूएस डॉलर्स पे करने पड़ते हैं टू इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इसीलिए इस सिचुएशन में जब फॉरेन एक्सचेंज रेट गिरता है, तो वो लोग इंपोर्ट कम करते हैं, वो लोग घूमने के पर्पज से कम आते हैं, वो लोग इंडिया में इन्वेस्ट कम करते हैं। अब ये सब करेंगे नहीं तो कंट्री में इनफ्लो कैसे आएगा? तो हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल फॉल। मेरी बात समझ में आई बच्चों आपको? जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट गिरेगा, डॉलर के प्राइस कम हो जाएंगे, तो डॉलर की वैल्यू जो है वो अब कम हो गई है। जो इससे पहले वाला केस था, जब डॉलर की वैल्यू 70 से 80 हो गई थी, तो डॉलर के प्राइस बढ़ गए थे। उन लोगों ने इंपोर्ट ज्यादा किया, उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की, उन लोगों ने, वो लोग टूरिज्म पर्पज से ज्यादा इंडिया में आए, तो हमारे पास इनफ्लो बढ़ गया, फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई आई। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ा तो सप्लाई आई, लेकिन जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गया, तो अब लोग
वो लोग क्या सोच रहे हैं कि डॉलर की वैल्यू अब कम हो गई है, अब हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादा इंडिया से सामान परचेज करते हैं तो डॉलर भी ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं, यही हमारे लिए नुकसान है। तो वो लोग ये चीजें कम करते हैं, इंपोर्ट, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, इस वजह से हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो कम हो जाता है और सप्लाई कम हो जाता है। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन ये निकल रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का पॉजिटिव रिलेशन है। एज फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस, supply of foreign exchange also fall. As foreign exchange rate increases, supply of foreign exchange also increases. There is positive relationship between foreign exchange rate and supply of foreign exchange. This is very very important. अब इस कंक्लूजन की वजह से हम जो ग्राफ बनाएंगे वो कैसा होगा, ध्यान से सुनिए। ग्राफ आपको ध्यान से देखना है कि कैसा बनेगा। इसका ग्राफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट की हम बात कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। एक्स एक्सिस पे आप क्या लिखेंगे? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और यहां लिखेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। मान लीजिए पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट जो था वो R1 था ओ से लेकर, तो हमारी कंट्री में ओ से लेकर Q1 तक फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई आ रही थी। जैसे ही रेट इंक्रीज हुआ OR से OR2, अब उन सिटीजन्स को जिनके पास डॉलर है, डॉलर के रेट बढ़ गए, मान लो बच्चों $1 से 70 रुपीज से $1 80 रुपीज का हो गया। तो अब जिनके पास डॉलर्स हैं वो सोचते हैं कि अब इंडिया में हम जाएंगे तो वहां से ज्यादा इंपोर्ट कर पाएंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे इंडिया में। तो रेट जब बढ़ता है तो हम अपना अगर सोचें कि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो बढ़ जाता है, तो हम बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कंट्री के अंदर बढ़ गई है। OQ1 से कितनी हो गई है? OQ2। तो इससे ये शो होता है कि सप्लाई कर्व जो होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये आपका सप्लाई कर्व। तो डिमांड कर्व भी पता चल गया कैसा होता है, सप्लाई कर्व पता चल गया कैसा होता है। सप्लाई में आपने सोचा किस हिसाब से कि जिनकी करेंसी यूएस डॉलर है उसके रेट अगर बढ़ जाए तो वो लोग ज्यादा सामान परचेज कर सकते हैं, ज्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आती है। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कब नहीं आती? जब फॉरेन एक्सचेंज रेट गिर जाता है, क्योंकि उनका रेट ही गिर गया डॉलर का, तो वो लोग हमारे से कैसे परचेज करेंगे? हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कम आएगी, इनफ्लो कम होगा। तो सप्लाई मींस इनफ्लो, डिमांड मींस आउटफ्लो। अब हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन। अब डिमांड और सप्लाई, अब डिमांड और सप्लाई दोनों जहां मीट करेंगे वहां जो रेट सेट होगा उसे बोलेंगे बच्चों फ्लेक्सिबल या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गया, आपने पढ़ लिया, और ये आपका सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गया। जहां डिमांड और सप्लाई दोनों मीट करेंगे उस पॉइंट पे जो रेट आ रहा है, ये ई पॉइंट पर जो रेट आ रहा है, मान लो OR1 आ रहा है या OR आ रहा है, इसको बोलोगे आप फ्लेक्सिबल या इक्विलिब्रियम या फिर मार्केट एक्सचेंज रेट। इस तरह से डिटरमाइन होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। वेरी वेरी सिंपल, समझ में आया बच्चों आपको? इसके बाद अब नोट्स पे आते हैं और देखते हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है। पहली बात सप्लाई कर्व की है। सप्लाई कर्व आपके सामने अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे ही रेट बढ़ेगा सप्लाई हमारे पास ज्यादा आएगी, फॉरेन एक्सचेंज की इनफ्लो ज्यादा होगा। अब डिटर्मिनेशन को देखिए। Flexible exchange rate is determined by the interaction of forces of demand and supply. The equilibrium exchange rate is determined at that where demand of foreign exchange is equal to supply of foreign exchange. अब ऐसा ही यहां डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व जहां दोनों मीट करेंगे उस पॉइंट पे जो रेट आ रहा है OR, इसे बोलेंगे आप कौन सा रेट? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। समझ में आ गया बच्चों? तो ये रेट हमेशा फ्लक्चुएट होता रहेगा क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन हो रहा है, ये फिक्स नहीं रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है? उसके बाद अब एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी। इन द अबव फिगर OX एक्सिस पे क्या लिया आपने? डिमांड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, Y पे लिया फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है? DD और SS आर डिमांड सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बोथ द कर्व्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E
जहां पर रेट जो आ रहा है वो आ रहा है OR, इसे बोलेंगे आप इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। समझ में आ गया? ये था आपका दूसरा टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। आज की क्लास में करेंगे इतना ही, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे हम मैनेज फ्लोटिंग रेट और डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, डेप्रीशिएशन ऑफ करेंसी, एप्रिशिएशन ऑफ करेंसी, उनका इफेक्ट एक्सपोर्ट्स पे और इंपोर्ट्स पे, और कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। तो काफी कुछ बचा है अभी, एक क्लास और इसमें मैं लूंगा और ये चैप्टर फिनिश करूंगा। तो आज आपको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट दोनों को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे बच्चों मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम और कुछ अदर टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।